एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज कंसोलिडेशन, यही चल रहा है। आज का जो क्लास है इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन होगा। अभी तक भी जो डिस्कशन हुई है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी हमने खत्म किया था लास्ट क्लास में, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ना कंसेप्चुअल है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना। तो अब से जितने भी चैप्टर आएंगे आपके सॉइल में, अब अच्छे अच्छे चैप्टर आने लगेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम पढ़ रहे होंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, फिर आपका अर्थ प्रेशर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे, तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे, वो सब इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए, तो टॉपिक का नाम दीजिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यू परसेंटेज। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू परसेंटेज। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपके मन में आएगा कि यू, सर यू हम और किसी को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? पोर वाटर प्रेशर को। आप ऐसा करिए ना, इसको कैपिटल यू मान लीजिए, पोर वाटर को स्मॉल यू मान लीजिए, बाकी इसको बोला यू ही जाता है। इसको, इसका भी नोटेशन यू ही दिया गया है। इसको आप कैपिटल यू मान लो और पोर वाटर प्रेशर को स्मॉल यू मान लो। व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना कंसोलिडेट हुआ है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना कंसोलिडेट हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज कि एक पर्टिकुलर कंप्रेसिबल सॉइल है। ठीक है, ये डायग्राम अभी नहीं बनाना, मैं अलग एक डायग्राम बनवाऊंगा। एक पर्टिकुलर कंप्रेसिबल सॉइल है ऑफ थिकनेस h। ठीक है, अभी इसमें लेट्स सपोज ये 10 मीटर का है। लेट्स सपोज 10 मीटर का है। अब इस पर्टिकुलर सॉइल में जो टोटल कंप्रेशन होना है वो 2 मीटर होना है। फाइनल अल्टीमेट कंप्रेशन, एकदम फाइनल अल्टीमेट कंप्रेशन जो कि एट इन्फिनाइट टाइम होगा, वो 2 मीटर होना है। लेट्स सपोज, तो फाइनल अल्टीमेट जो कंप्रेशन है ना, या कंसोलिडेशन, वो 2 मीटर होना है। तो दिस इज योर फाइनल। ठीक है, बट एट एनी इंटर, और ये फाइनली ये कब हो रही होगी? एट टी इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम। ओके, बट एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज आप देखोगे, एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज टी इक्वल टू सम टी, एनी एक कोई इंटरमीडिएट स्टेज होगा, तो इस इंटरमीडिएट स्टेज पे क्या वो 2 मीटर कंप्रेस हो चुकी होगी? नहीं, उससे कम हुई होगी। 1.5 मीटर हुआ होगा, या 1.2 मीटर हुआ होगा, 1.3 मीटर हुआ होगा। तो वो कितना परसेंट है अल्टीमेट का या फाइनल का? ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। वही मैंने लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन रिप्रेजेंट कंप्लीशन ऑफ 1 डिग्री कंसोलिडेशन। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू फाइनल या अल्टीमेट 1 डिग्री कंसोलिडेशन। जो फाइनल या अल्टीमेट 1 डिग्री कंसोलिडेशन होनी है, जो कि एट टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पर कंप्लीट होती है। टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी का क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। तो एट टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी पे जो 1 डिग्री कंसोलिडेशन खत्म हो रही है, उसके रेस्पेक्ट में अपना कितना, अभी प्रेजेंट कितना, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे यू परसेंटेज। ठीक है, या फिर इसका हम और एक सेकेंड डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि इट इज अ पैरामीटर, ये पैरामीटर है यू परसेंटेज, विच टेल्स दैट, जो कि ये बताता है हाउ मच कंसोलिडेशन हैज अकर्ड, कितना कंसोलिडेशन हो चुका है, हैज अकर्ड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, आउट ऑफ टोटल जो होना है, टोटल या फाइनल या अल्टीमेट कंसोलिडेशन वैल्यू। ओके, it is a parameter which tells that how much consolidation has occurred at particular instant of time out of total final या ultimate consolidation। इस चीज को कहते हैं डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। क्लियर है? इसका फॉर्मूला निकल के आता है। अब वो फॉर्मूला कैसे निकल के आता है उसको देखते हैं। ठीक है, इसका हम बनाएंगे फॉर्मूला। तो मैं सॉइल का 3 स्टेज ले रहा हूं, जिस सॉइल का कंसोलिडेशन हो रहा है उसका 3 स्टेज ले रहा हूं। एक इनिशियल स्टेज, जब कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे समय बीतेगा बीतेगा, कंसोलिडेट होते गई और जितना कंसोलिडेशन होना है हो जाएगा। फाइनल स्टेज, तो ये फाइनल स्टेज का कंसोलिडेशन कब कंप्लीट हो रहा है? दिस इज करस्पॉन्डिंग टू टाइम इक्वल टू इंफिनिटी। ये टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी वाला स्टेज है। ठीक है, लेट्स सपोज इनिशियली जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रही है, तो इस कंप्रेसिबल लेयर की जो थिकनेस है एच नॉट, ये कुछ है इसका, लेट्स सपोज कि 10 मीटर, इसका समझने के लिए है ना, बस समझने के लिए, वैल्यू के टर्म्स में रहता है चीजें तो समझ में आती। तो एच नॉट इज योर 10 मीटर। फाइनली
ठीक है, जो आपको इसका थिकनेस मिल रहा है, लेट्स सपोज दिस एच फाइनल इज योर 8 मीटर। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच आपको कितना मिल रहा है, दिस डेल्टा एच इज योर नथिंग बट 2 मीटर, जो कि है अल्टीमेट वैल्यू। ठीक है, अल्टीमेटली उतना वो कंप्रेस होगा। एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, अगर मैं बोलूं एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, स्मॉल डेल्टा एच बोलता हूं, फिर ये कितना, लेट्स सपोज कि कोई इंटरमीडिएट स्टेज अगर फाइनल 2 मीटर होना है तो किसी एक इंटरमीडिएट स्टेज पे 1.5 मीटर भी हुआ होगा सेटलमेंट, है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे थिकनेस होगी 8.5 मीटर। ठीक है, एच, लेट्स सपोज इसको मैं नॉर्मल एच ही लिखता हूँ। ठीक है, इसको एच नॉट लिख दिया, इसको एच लिख दिया, उसको एच एफ लिख दिया, इसको नॉर्मल एच लिखता हूँ, तो ये कितना रहा होगा 8.5 मीटर। तो यही बिहेवियर रही होगी, ये इनिशियल, ये कोई इंटरमीडिएट स्टेज, ये कोई फाइनल स्टेज, इस तरह से कंसोलिडेशन हुआ होगा। दूसरा, लेट्स सपोज क्या लेंगे, वॉइड रेशियो जो है, वॉइड रेशियो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओरिजिनली वॉइड रेशियो इज ई नॉट, फाइनल वॉइड रेशियो इज ई एफ। ठीक, इंटरमीडिएट स्टेज में जो वॉइड रेशियो है इस पर्टिकुलर सॉइल का वो है ई, उसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर पे बात करते हैं। पोर वाटर प्रेशर खास करके एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, देखो आपको मालूम है अभी तक ये कॉन्सेप्ट कि जैसे हम टोटल स्ट्रेस लगाते हैं तो इनिशियली सारा का सारा जो लोड है वो एज ए पोर वाटर प्रेशर, मतलब कह लो कि एज एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वाटर कैरी कर लेता है। फिर वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के कारण वाटर जो है सॉइल से फ्लो करता है, फ्लो करके बाहर निकलता है ना, मतलब पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट होती है। तो पोर वाटर प्रेशर जब डिसिपिएट हो रही होती है तो एट द सेम टाइम द इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग, मतलब पोर वाटर प्रेशर कम रही है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कम रही होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही होती है, तो कंप्रेशन या सेटलमेंट या कंसोलिडेशन हो रहा होता है। ये प्रोसेस आपको मालूम है। तो इनिशियली जो पोर वाटर प्रेशर होगा, लेट्स सपोज यू इनिशियल है, फाइनली जो पोर वाटर, मैंने बोला था पोर वाटर प्रेशर को भी हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, भूलना नहीं, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इनिशियली जो है यू आई है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो फाइनली आपको दिखेगा वो यू एफ दिखेगा, लेट्स सपोज। और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो आपको किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे दिख रहा है, इसको मैं सिंपली एज ए यू लिखता हूं। सारा डेटा क्लियर? ठीक है, अब हम बोलेंगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ओके, तीन अलग अलग फॉर्मूला में बताऊंगा, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ या सेटलमेंट का वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, इन टर्म्स ऑफ पोर वाटर प्रेशर। आई विल प्रोवाइड यू 3 डिफरेंट फॉर्मूला। ये डायग्राम आपको क्लियर, ये पिक्चर क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे वॉइड रेशियो ई नॉट, ई और ई एफ में अगर कंपैरिजन करोगे कौन सबसे ज्यादा है? ई नॉट का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, सेटलमेंट हो रहा है, फिर ई कम रहा है। ठीक है, ई कम रहा है, और एट टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी ये माना जाता है कि जो फाइनल वॉइड रेशियो है इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। एजम्पशन है, दिस इज एजम्पशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे कि फाइनल वॉइड रेशियो एट टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी इज जीरो। ठीक है, ये एज्यूम किया गया है। बाकी अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ई फाइनल का कुछ वैल्यू दिया है तो कंसिडर दैट, नहीं दिया है तो उसको नेग्लेक्ट करके जीरो एज्यूम करना है। समझ गए? दूसरा, देखो सेटलमेंट तब कंप्लीट हो रहा होता है ना जब जितना भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप हुआ था वो डिसिपिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो सेटलमेंट हो जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगी। मतलब जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आपको फाइनल स्टेज पे दिखेगा यू एफ, दैट इज ऑल्सो जीरो। एकदम सीधा सीधा उसको जीरो ही ले लो, है कि नहीं? तो पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब ये डेल्टा एच के फॉर्म में। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेज के करस्पॉन्डिंग अगर मैं आपको डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लिख के दिखाऊं, यू परसेंटेज लिख के दिखाऊं, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे डेल्टा एच सेटलमेंट हुआ है आउट ऑफ टोटल डेल्टा एच, दिस इज योर इंटरमीडिएट सेटलमेंट, मतलब एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेटलमेंट कितना, मतलब इंटरमीडिएट सेटलमेंट में इसको कह रहा हूं, इंटरमीडिएट डिएट सेटलमेंट and this is your ultimate settlement, ultimate settlement।
इस तरह से आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को लिख सकते हैं। अब एक बात मेरा ध्यान, ड्रेनेज पाथ मैंने बताया था, सिंगल ड्रेनेज, डबल ड्रेनेज। ठीक, पहला क्वेश्चन, ये अल्टीमेट सेटलमेंट का वैल्यू चेंज होगा क्या अगर मैं इसी पर्टिकुलर सॉइल का अगर कंसिडरेशन हो रहा है, इसमें एक कंडीशन मान लो सिंगल ड्रेनेज, दूसरा कंडीशन मान लो डबल ड्रेनेज, तो क्या सिंगल ड्रेनेज के केस में अल्टीमेट सेटलमेंट कम होगा एज कंपेयर टू डबल ड्रेनेज? नहीं, द अल्टीमेट सेटलमेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड ऑफ सिंगल और डबल ड्रेनेज, वो कांस्टेंट है, वो उतना होना ही है, वो उस पर्टिकुलर सॉइल में उतना होना है तो होना है। अल्टीमेट सेटलमेंट वैल्यू इज इनअफेक्टेड या नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल और डबल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, बट इंटरमीडिएट सेटलमेंट, इंटरमीडिएट सेटलमेंट डेल्टा एच, ये डेल्टा एच तो कुछ समय में हो रहा होगा ना, ये तो इफेक्ट होगा ऑफ सिंगल या डबल ड्रेनेज। ठीक है, मान लो कि ये 0 ईयर स्टार्टिंग है, 0 ईयर, और ये आप 10 साल बाद देख रहे हो, आफ्टर 10 ईयर्स, लेट सपोज, एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि 10 साल बाद आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल ड्रेनेज अगर है, ओके, सिंगल ड्रेनेज तो एक ही तरफ से धीरे धीरे पानी निकल रही होगी, लेकिन डबल ड्रेनेज अगर है तो दोनों बगल से पानी निकल रही होगी, तो रेट ऑफ सेटलमेंट डबल ड्रेनेज का ज्यादा, तो 10 साल के अंदर डबल ड्रेनेज में जो डेल्टा एच मिलेगा वो मिलेगा ज्यादा एज कंपेयर टू सिंगल ड्रेनेज, है ना। तो द इंटरमीडिएट सेटलमेंट वैल्यू इज अफेक्टेड ऑफ सिंगल और डबल ड्रेनेज बट नॉट द अल्टीमेट सेटलमेंट वैल्यू। चीजों को ध्यान रखना, ठीक है, पूछेंगे एग्जाम में, बहुत बार पूछा है बाबले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो इसको लिखवा देता हूं। तो लिखो, स्मॉल डेल्टा एच मतलब समझ रहे हो इंटरमीडिएट स्टेज पे जो भी सेटलमेंट हुई है, डिपेंड्स ऑन ड्रेनेज पाथ, दैट इज सिंगल और डबल ड्रेनेज, ये ड्रेनेज पाथ पे डिपेंड करता है, और वो सिंगल और डबल ड्रेनेज है या नहीं इस पे डिपेंड करता है। टी इक्वल टू इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग जो अल्टीमेट सेटलमेंट आपको मिल रहा है, दैट इज जिसके करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 100% हो जाती है। टी इक्वल टू इंफिनिटी पर जब आपका टोटल डेल्टा एच कंसोलिडेट हो ही गया, सेटलमेंट हो ही गया, तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या 100% ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिंगल और डबल ड्रेनेज, वो वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है सिंगल या डबल ड्रेनेज का, मतलब उतना होना ही होना है सॉइल में, चाहे वो सिंगल ड्रेनेज हो या डबल ड्रेनेज हो, उतना होएगा ही होएगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ सिंगल और डबल ड्रेनेज, ध्यान रहेगा। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। अब देखना फॉर्मूला बनाना आसान है, यू परसेंटेज किसी भी एक इंटरमीडिएट स्टेज पे इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो अगर आपको लिखना है, क्या लिखोगे, मतलब कितना कंसोलिडेट हुआ, यही लिखना है ना, कितना कंसोलिडेट हुआ है आउट ऑफ फाइनल। तो सबसे पहले फाइनल देखो, फाइनल वॉइड रेशियो लिखो, फाइनल मतलब फाइनल वॉइड रेशियो में चेंज कितना होना है, फाइनल वॉइड रेशियो में ई नॉट माइनस ई एफ का चेंज होना है। ठीक है, तो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट कहां तक चेंज हुआ है, ई नॉट माइनस ई चेंज हुआ होगा, एट ऑफ एनी इंटरमीडिएट स्टेज जो वॉइड रेशियो मैंने बोला है, क्या बोला है, ई बोला है, शायद डायग्राम में देख लो, हाँ ई, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज ई हुआ होगा, इस तरह से हम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लिख सकते हैं। नाउ इसमें से भी आपको मैंने बोला था एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, करस्पॉन्डिंग टू टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ई एफ का वैल्यू जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम 0 कंसिडर करते हैं, तो फिर मेरा फॉर्मूला रिवाइज होगी, कैसा हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई ई नॉट, दिस इज माई फॉर्मूला। इसमें से भी ये ई क्या है, ई इज द वॉइड रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल मास जो अंडर कंसोलिडेशन है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन यू आर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, है ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे व्हाट इज वॉइड रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल मास, वही तो है ये ई। तो इस तरह से आप इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो फार्मूला लिख सकते हो। सिमिलरली अगर हम लिखें इन टर्म्स ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, तो हम कैसे लिखेंगे, U at any intermediate stage, U percentage at any intermediate stage is equal to एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, पहले फाइनल वाला लिख लो यार, चेंज कितना होगा, चेंज कितना होना है, U इनिशियल माइनस U फाइनल, यही चेंज होना है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर में। तो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज लिख रहे हो तब तक में कितना चेंज हो गया, U इनिशियल माइनस U, इसमें से भी मैंने आपको बोल रखा है U फाइनल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो जो फॉर्मूला बनेगा U इनिशियल माइनस U पोर वाटर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर एट दैट इंटरमीडिएट स्टेज, वो कितना है
डिवाइडेड बाई यू इनिशियल, दिस विल बी योर फॉर्मूला। तो ये 3 तरीके से आप निकाल सकते हो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, और ये निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है एग्जाम में। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम बहुत चीज अभी सॉल्व कर रहे होंगे, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इन तीनों में से कोई एक डेटा दिया होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तीनों अप्रोच में से कोई एक अप्रोच क्वेश्चन में दिया रहेगा जिसके करस्पॉन्डिंग आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। क्लियर है बात? एक काम कर लो, परसेंटेज में लिख रहे हैं ना, तो इंटू 100 कर लो सब में, हर जगह पे, ठीक है। तीनों फॉर्मूला में जो भी 3 फॉर्मूला आपने लिखा, तीनों में 100 कर लीजिए, इंटू 100 है ना, तब ना परसेंटेज में आएगा। इधर भी कर लो इंटू 100, इधर भी कर लो 100 सेकंड वाले में, ये इंटू 100, ठीक है। ये ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। मतलब 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 100 का कितना एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी 100, तो एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज उसका कितना हुआ है, ये निकालना है, ठीक है। अब एक नया टॉपिक का नाम दीजिए टाइम फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर हेडिंग डालो, इसको देख रखा होगा, ठीक है। गलती से भी इधर उधर कहीं से पढ़े हो तो भी इसको देख रखा होगा, कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट स्मॉल वी ऐसा लिखा जाता है। टाइम फैक्टर टीवी, इसको क्या बोलते हैं हम? टीवी, टाइम फैक्टर टीवी, ठीक है। व्हाट इज, तो क्या है ये टाइम फैक्टर? देखो, जो हमने अभी कंसोलिडेशन कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कितना डिग्री कंसोलिडेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। लेकिन इतना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितने टाइम में, कितना टाइम मतलब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने टाइम में हो रहा है दिस परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये रिलेट करके देगा टीवी। मतलब टीवी एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा पैरामीटर है जो कि एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को आपस में रिलेट करता है। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम समय निकालने की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कि इतना परसेंटेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आप कह रहे हैं कितना समय में होगा, वो निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको टीवी का वैल्यू चाहिए होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो लिखो, इट इज अ पैरामीटर विच रिलेट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ये बहुत ऐसे फैक्टर है जिनके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो चीज भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, जैसा कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू परसेंटेज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस कंसोलिडेशन, है ना, इतना कंसोलिडेशन होने तक में कितना टाइम, उसके ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ के ऊपर डिपेंड कर जाता है। आइडिया लग रहा है? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, अगर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ से मतलब कम होगा तो जल्दी कंसोलिडेट हो जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये टीवी जो टाइम फैक्टर है ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। टाइप ऑफ सॉइल जैसे कि आप फॉर्मूला बताऊंगा, परमिएबिलिटी वगैरह से रिलेट करता है, तो परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल अगर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी पानी निकल जाएगा, तो कम समय में कंसोलिडेट हो जाएगा, जैसे सैंड के केस में होता है। तो टाइप ऑफ सॉइल हो गया, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये देखो सीवी का वैल्यू बताया था, सीवी है ना, उस वो उसके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कुछ कुछ जिसके ऊपर आपका ये टाइम फैक्टर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, इनमें से कोई भी पॉइंट, कोई भी बात एग्जाम में एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए अपने पास 2 फॉर्मूला है और दोनों आपको याद रखना है। पहला, इफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 60%। पहला, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपका लेस देन इक्वल टू 60% है तो टाइम फैक्टर निकालने का सीधा तरीका क्या है, टीवी इक्वल टू पाई बाई 4
u का स्क्वायर, जो भी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है उसका स्क्वायर। u यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डेशन इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन आपको पुट करनी है, समझ रहे हो बात को। इन फ्रैक्शन कहने का मतलब है, यहाँ ये चीज ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू तक है, मतलब 60% भी अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है तो हम टीवी कैसे निकाल लेंगे, π/4 इंटू 0.6 का स्क्वायर, ऐसा समझे। अब इससे ज्यादा यदि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन तो एक बड़ा फॉर्मूला है जो कि भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। नहीं देता एग्जाम में फॉर्मूला, कभी कभी, कभी कभी क्या मैक्सिमम केसेस में नहीं देता है, तो फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या लिखवाता हूँ, दिस इफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ग्रेटर देन 60%, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तक इससे पहले कंसीडर कर लिया, अब इससे ज्यादा अगर होगा 60% से ज्यादा होगा तो टीवी कैसे निकालोगे, टीवी निकालने का तरीका टीवी इक्वल टू माइनस 0.9332, याद रखना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा फॉर्मूला सर कौन याद रखता है, बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। हम लोग जब पढ़ाई करते थे मुंह पे याद था, आज भी याद है, ऐसा नहीं है। टीवी इक्वल टू माइनस 0.9332 log 10 1 माइनस यू अगेन इन फ्रैक्शन, ठीक है, ये अगेन फ्रैक्शन में डालना है यू को, माइनस 0.0851, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको मालूम है टीवी क्या है, टाइम फैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, यू क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन फ्रैक्शन हमको डालनी है, दोनों फॉर्मूला में फ्रैक्शन है, ठीक है। एग्जैक्टली याद रखना आप ये फॉर्मूला, एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला दिया हो मतलब नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद रखना, इसको यूज करके निकालना। हाँ, लेकिन एग्जाम में अगर गेट, जैसे एग्जाम में अगर वो कोई फॉर्मूला दे रहा है तो यूज दैट, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ा सा चेंज करके दे दे तो न्यू फॉर्मूला दे दे, ठीक है। और कन्वेंशनल क्वेश्चन में तो आपको फॉर्मूला देंगे नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। कन्वेंशनल क्वेश्चन वाला एग्जाम सर हम तो देते ही नहीं, अरे कभी तो दोगे, एसएससी तो दोगे, मान लो यूपीएससी नहीं देते, एसएससी तो बैठोगे ही बैठोगे, तो प्री निकल गया, मेंस लिखोगे लिखोगे, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखने का फॉर्मूला। अब देखो, तो ये तो हो गया टीवी बाबू, तो ये तो आप इस तरह से टीवी निकाल लिए, अब इसको निकाल के करें क्या, हमको टाइम निकालना था सर, तो एक फॉर्मूला कुछ तो बताओ, क्या कि सर टीवी से टाइम निकालने का। अच्छा ठीक, तो अपने पास फॉर्मूला है टीवी इक्वल टू सीवी इंटू टी बाई डी का स्क्वायर। समझ गया लॉजिक कैसे निकलेगा। डी क्या है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, ड्रेनेज पाथ कैसे निकलेगा मालूम है, सिंगल ड्रेनेज डबल ड्रेनेज के केस में कैसे निकलेगा, सिंगल ड्रेनेज मतलब थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, डबल ड्रेनेज मतलब थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा। उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी तुम्हारा इंटरमीडिएट और कहीं डाल दिया है पोरस मीडिया तो उसके अकॉर्डिंग फिर और डिवाइड हो जाएगी। ये लेंथ ऑफ तुम्हारा ड्रेनेज पाथ, ठीक है। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ बेसिकली हम कौन सा कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम वाला, ये याद रखना, वो वर्ड नहीं भूलने का, मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि मान लो कहीं पर ऐसा किया है कि मतलब इक्वल इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो ऐसे केसेस में जो बड़ा होगा उसको यूज करना है, मैक्सिमम वाला, ठीक है। समझ गया ना हिंट क्या बोल रहा है, समझ जाओ समझ जाओ। सीवी ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता था, डायरेक्टली रिप्रेजेंट द रेट ऑफ कंसोलिडेशन या रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता था कंसोलिडेशन। फिर ये टाइम क्या है, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव दिस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ये किसी एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के करस्पॉन्डिंग ये टीवी है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन।
अब एक सवाल मन में उठता है बच्चों के, सर क्या ये जो सीवी है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन किसी एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए कांस्टेंट होता है क्या? देखो, नहीं भी होता हो, लेकिन तरजागी साहब ने, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ने एजम्पशन में एज्यूम कर लिया था कि इसको कांस्टेंट लेके चलो, किसी भी एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए इसको कांस्टेंट लेके चलते सीवी को, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को, तो बात ही खत्म। हालांकि ये चेंज होते रहता है, ये किसी एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए कांस्टेंट होता नहीं है। रियलिटी बताऊं तो ये चेंज होता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है स्ट्रेस चेंजिंग पे। देखो ये सीवी वगैरह कहाँ से निकल रही है? जो कॉन्सोलिडोमीटर टेस्ट या ओइडोमीटर टेस्ट है, जो कॉन्सोलिडेशन टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट, वहां से ये सभी कोफिशिएंट निकल रहे हैं। तो कॉन्सोलिडेशन टेस्ट में हम करते क्या है, लोड को इंक्रीमेंट करते हैं, लोड को बढ़ाते चलते हैं। तो जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाओगे उस तरह से सॉइल का सीवी का वैल्यू भी चेंज होते रहता है। ये चीज ऑब्जर्व किया गया है। तो हालांकि वो कांस्टेंट है नहीं, बट उसको मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है। और सीवी को कैलकुलेट करने के लिए भी टेक्निक अलग से बताया गया है, लेबोरेटरी मेथड टू कैलकुलेट सीवी। ठीक है, लैब में सीवी को निकालने के लिए अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। दो वैज्ञानिक थे, एक थे टेलर साहब और एक था कासाग्रांडे साहब। अगेन कासाग्रांडे साहब आ गए, है ना। तो उन्होंने अपना अपना कंसेप्ट दिया था टू कैलकुलेट सीवी वैल्यू। सीवी, टीवी का बात नहीं हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का बात कर रहे हैं। अभी जस्ट वही टॉपिक पे हम जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये समझ गए बात को। चलो और थोड़ा सा काम इस पे करते ही हैं, हम लोग तो बच्चे हो यार, कंफ्यूजन हो सकता है। ये देखो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 0% एक वैल्यू ले लिया, एक 50% का वैल्यू ले लो, एक 90% ले लो 50 से ज्यादा वाला, एक 100% ले लो। टीवी का वैल्यू मेरे को इन सभी परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे निकालना। 0% पे मतलब लेस देन 60, है ना। 0% मतलब क्या है, लेस देन 60। तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा टीवी निकालने के लिए, π/4 इंटू यू का स्क्वायर, माने π/4 इंटू 0 का स्क्वायर, माने सीधा 0। तो टीवी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन मतलब इक्वल टू 50% मीन्स लेस देन 60% वाला फॉर्मूला, मतलब यही π/4 इंटू यू का स्क्वायर, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा 0.5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका समथिंग 0.917, है ना। तो T50 इसको ऐसे लिखा जाता है, T0 मतलब ये क्या है, T0 इक्वल टू 0, ये T50 इक्वल टू 0.197। ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 90%, मतलब टाइम फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, T90 इक्वल टू कितना, क्या फॉर्मूला, वही लॉग वाला भी बड़ा सा फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या है, -0.9332 log 10 1 माइनस यू माइनस 0.0851, यही फॉर्मूला था ना। तो यहाँ पे u की जगह फ्रैक्शन में 0.9 पुट करना है बाबू, कितना, 0.9। ठीक है, बाकी कैलकुलेटर मार दो, चला दो, बिना कैलकुलेटर नहीं कर पाओगे, है ना, कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए। तो ये T90 आप कैलकुलेट कर लोगे, मैंने कर रखा है 0.848, देखिए इसी के आसपास या यही होगा 0.848, इस तरह से। T इक्वल टू 100% क्या होगा, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यही जो ऊपर यूज किए थे, है ना। तो log 0 का वैल्यू कुछ होता है क्या, देखो log 10 1 माइनस 1 हो जाएगा, 100% वो फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0। log 0 इक्वल टू कुछ होता है, मैथ एरर इसमें, कैलकुलेटर में, ठीक है। तो t इक्वल टू 100% इज नॉट डिफाइंड, ध्यान रखना, इज नॉट डिफाइंड। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब यही बात है, मतलब टाइम फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज नॉट डिफाइंड, मतलब 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कब कंप्लीट होगी वो वैल्यू एक्चुअली हम नहीं निकाल पाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि वो इन्फिनाइट टाइम पे कंप्लीट हो रही है,
वो अब इन्फिनाइट टाइम क्या है हमको नहीं मालूम ना, इन्फिनाइट चल रहा है, वो इन्फिनाइट टाइम पे खत्म होगा, इसलिए टीवी का वैल्यू भी नहीं आता। आपको 99 99 या 98 यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन 100 पे एग्जैक्टली 100% पे तुम निकालने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं 100% कंसोलिडेशन इन्फिनाइट टाइम पे कंप्लीट हो रही है, हम निकाल ही नहीं पा रहे, समझ गए? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो एक नोट लिखते हैं, यही वाला जो इन्फिनाइट टाइम वाला है, ठीक है, इसी नोट को लिखते हैं। लिखो नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन, 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन या 100% 1 डिग्री कंसोलिडेशन इज कंप्लीटेड इन infinite time t equal to infinity, hence for all practical purpose, इसलिए सभी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए प्रैक्टिकली इट इज assumed that, क्या किया गया है, माना गया है, assumptions लिया गया है, assumed that consolidation is completed at 90% degree of consolidation, u बराबर 90%, मतलब जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपको 90% अचीव हो जा रहा है, आप प्रैक्टिकली ये मान के चलिए अब इससे ज्यादा कंसोलिडेशन होगा नहीं, सेटलमेंट उस सॉइल में होगा नहीं, प्रैक्टिकली हम ये मान लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के करस्पॉन्डिंग आपका कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल खत्म। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। हाँ, प्रैक्टिकली क्यों मान लेते हैं ये, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होना चाहिए सर, होना तो चाहिए। क्या लॉजिक होना चाहिए, सोच रहा हूँ उतना सोचने से थोड़ी ना होगा, बताया था मैंने क्या, एक बात बताया था यार, 90% कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो रहा है मतलब पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट हो रहा है ना बाबू, 90% कंसोलिडेशन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट हो गया होगा, जो बिल्डअप हुई है, बचेगा प्रेशर कम, तो कम प्रेशर के साथ पानी कितना फ्लो करके निकल पाएगा, एक आध बूंद 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 हल्का हल्का फ्लो करके निकल रहा होगा, तो कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है धीरे धीरे अब स्लो होने लगती है और वो कंटिन्यू चलते रहती है, धीरे धीरे स्लो स्टेट में चलते रहती है अप टू इंफिनिटी, बहुत ही स्लो, थोड़ा थोड़ा, इसलिए हटाओ उसको, समझ गए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर डिसिपिएट हो चुका होता है, बचा है बहुत कम, अब उतना प्रेशर के अंडर में वाटर फ्लो करके निकलना है, तो ये प्रोसेस जो कंसोलिडेशन की होती है स्लो हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिकली अप टू 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हम ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम कंसोलिडेशन हैव अकर्ड या फिर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल इज कंप्लीटेड, समझ गए? असर्शन रीजन, ठीक है, वहां पूछते हैं इस तरह के सवाल, तो वहां ये लॉजिक से आंसर करना है, क्लियर? एक सवाल और पूछता हूं, देखो परमिएबिलिटी ज्यादा होगा तो कंसोलिडेशन जल्दी हो जाएगा क्या, उस सॉइल का कंसोलिडेशन जल्दी होगा या नहीं होगा, टाइम बोल रहा हूँ, टाइम, ठीक है, मैं सेटलमेंट का वैल्यू पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पे बात कर रहा हूँ, और परमिएबिलिटी ज्यादा या कम का मतलब है टाइप ऑफ सॉइल ही यहाँ बदल गया है ना, किसी एक सॉइल के लिए परमिएबिलिटी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं ना, तो परमिएबिलिटी ज्यादा हो रहा है मतलब टाइप ऑफ सॉइल इज डिफरेंट का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाँ सर, आपने ही बताया था सैंड और क्ले को कंपेयर करके कि क्ले मतलब सैंड में फटाक से कंसोलिडेशन हो गया जितना भी होना था, लेकिन क्ले में चलता जा रहा है, सैंड इज ए गुड बॉय, ठीक है, दुबई में है सैंड, इसलिए उधर सेटल कंसोलिडेशन वगैरह तुरंत हो जाता है जितना होना है, फिर हाई राइज बिल्डिंग बना दो, बन गया, उसमें फिर फर्दर सेटलमेंट होगा नहीं, तो स्ट्रक्चर फेलियर का उतना डर है नहीं, समझ गए? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी, ठीक है, ध्यान रहेगा, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, समझे? अगर मान लो नहीं भी पूछ रहा है, कुछ अलग तरह का घुमा के न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी तुमको मालूम है, तो हम क्या करेंगे, t इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन k, ऐसा, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे चीजों को पूछता है, तो लॉजिक ध्यान रखना। चलो अब हेडिंग डालो,
डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को कैसे निकाला गया। ये ओइडोमीटर मेथड जो है, कंसोलिडोमीटर मेथड, उसके अंदर से निकल के आती है। सभी चीज उसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, जितने भी चीज हम पढ़ रहे हैं सभी चीज वो लैब टेस्टिंग से निकल के आ रही है। ठीक है, घबराने का नहीं। जितना भी 5 तरह का कोफिशिएंट बताया, सभी तरह का कोफिशिएंट लैब टेस्टिंग से निकल के आ रही है, घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। तो अभी इसी का डिटर्मिनेशन हम लिखेंगे, हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी, लिखिए, बस समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सीवी बेसिकली डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉइल, ये बेसिकली डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि सीवी किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप बोलना सर इट बेसिकली डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सॉइल। कैसे, अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। बट लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर गिवन सॉइल, किसी एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए इट इज एज्यूम्ड, इसको क्या एज्यूम किया गया है कि ये कांस्टेंट होता है। हालांकि होता नहीं है, बट उसको एज्यूम किया गया है कि वो कांस्टेंट होता है। हालांकि होता नहीं है, ये कहाँ से पता चलता है, जब हम कॉन्सोलिडोमीटर या ओइडोमीटर टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे जब हम स्ट्रेस की वैल्यूज को बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं 2x टाइम करते हैं, मतलब स्ट्रेस कुछ इस तरह से बढ़ाते हैं। देखना, पहले अगर 10 लगाया तो इसका डबल कर दूंगा प्लीज। अब अगर 20 लग रहा है, 24 घंटे बाद में बढ़ाते हुए चलता हूँ। 10 लगा के 24 घंटे तक छोड़ दिया, फिर 24 घंटे बाद 20 लगा दिया, फिर 24 घंटा छोड़ा, 20 का फिर डबल कर दूंगा 40, फिर 40 का डबल कर दूंगा 80, 80 का डबल कर दूंगा 160। इस तरह से स्ट्रेस इंक्रीमेंट चलता है, 2x मैं करते हुए चलता हूँ। ओइडोमीटर टेस्ट का ये प्रोसीड्यूर है, रूल है। जब आप इस तरह से स्ट्रेस इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू चेंज होते रहती है। समझ में आया? ये प्रैक्टिकल चीज है, बट इट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल। दोनों बात आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और लॉजिक या स्ट्रेस इंक्रीमेंट मतलब क्या, ये समझ गए आप। ठीक, तो दोनों बात ध्यान रखना आपको। ओइडोमीटर टेस्ट हम करेंगे, अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे वो ओइडोमीटर टेस्ट ही करेंगे, या कॉन्सोलिडोमीटर टेस्ट जिसको हम कह रहे हैं तभी से, वही हम करने जा रहे हैं, करेंगे भी। लेकिन ये बात आप ध्यान रखना। आगे, मोर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, देखना दिमाग चकराने वाला चीज है ना। जब पहली बार इस स्टेटमेंट को मैं भी पढ़ा था, एकदम सोचने में कुछ लॉजिक मालूम नहीं चल रहा था, अरे गजबे हो गया यार, ऐसा कैसा। मोर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल लेस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, क्या बात कर रहे हो। लिक्विड लिमिट अगर ज्यादा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कम कैसे। अगर लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो फाइन ग्रेन सॉइल का लिक्विड लिमिट जनरली ज्यादा होता है, और फाइन ग्रेन सॉइल दबेगा ज्यादा ना, तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बेसिकली ज्यादा होना चाहिए, कम कैसे। देखो, इसका मैं न्यूमेरिकली भी प्रूफ कर दूंगा, लेकिन लॉजिकल प्रूफ मैं देता हूं जो कि कोई नहीं देता है। लॉजिकल प्रूफ क्या है, मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन डायरेक्टली रिप्रेजेंट द रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना सेटल होते हुए चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मुझे ये बताओ यार, लिक्विड लिमिट किसका ज्यादा होगा, फाइन ग्रेन सॉइल का। फाइन ग्रेन सॉइल में पोर के साइज बहुत छोटे छोटे होंगे ना, जब पोर के साइज बहुत छोटे छोटे होंगे तो बहुत स्लोली 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 वाटर डिसिपिएट कर रहा होगा। तो एज कंपेयर टू सैंड और क्ले, वही याद रखना, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट किस में ज्यादा, सैंड में ज्यादा ना, फाइन सॉइल के कंपैरिजन में। तो क्या गलत बोल दिया कि मोर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल लेस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, सही तो है, रेट आपका कम होगा। मतलब ऐसा कोई सॉइल जो कि फाइन ग्रेन सॉइल है, तो उसका रेट जनरली कम होगा। तो यहाँ पे हम लिक्विड लिमिट के कंपैरिजन मतलब उससे कंपेयर कर रहे हैं फिर, कि लिक्विड लिमिट मतलब फाइन ग्रेन सॉइल में भी अलग अलग सॉइल होता है जिसका लिक्विड लिमिट अलग अलग होता है। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट के बेसिस पे कंपैरिजन कर लिया कि लिक्विड लिमिट अगर किसी सॉइल का ज्यादा, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू कम निकल के आएगी आपको। मतलब धीरे धीरे वाटर डिसिपिएट हो रहा है, कम रेट से डिसिपिएट हो रहा है। ओवरऑल सेटलमेंट हो सकता है ज्यादा हो, ओवरऑल सेटलमेंट या अल्टीमेट सेटलमेंट की वैल्यू वो अलग चीज है, बट ये बात कर रहा है रेट का, वो अलग बात है कि कितना सेटल हो रहा है, कितना टाइम में, रेट किस रेट से सेटल हो रहा है, पर आवर कितना है ना, इस तरह से।
तो ये बात अलग है और अल्टीमेट सेटलमेंट की वैल्यू अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करवाने का। ये लॉजिकल प्रूफ हो गया, समझ गए ना कहां से कनेक्ट कर रहा था मैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करोगे, इजी है। सीवी का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, के बाई गामा डब्ल्यू एम बी, के बाई गामा डब्ल्यू एम बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिया था के अपन गामा डब्ल्यू एम बी। अब इसको जरा उठाते हैं, ठीक है, ये एम बी से जरा रिलेट करने का कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सिंपल लॉजिक, क्या क्या पढ़े हो, सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा मतलब उसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, ये पढ़ा है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा मतलब क्या समझ रहे हो, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा हो रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम। यही हम कह सकते हैं ना कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा का मतलब कि जैसे आप लोड लोड वगैरह लगाओगे तो जो वॉल्यूम चेंज होगा वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब डेल्टा वी अपन वी नॉट कहीं ना कहीं ये वैल्यू ज्यादा हो रहा है। अगर डेल्टा वी अपन वी नॉट ज्यादा, एमवी का फॉर्मूला याद करो, एट ए इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू इफ दिस वॉल्यूम चेंज इज मोर, मतलब एट सम चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, एमवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर चेंज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस पे आपका वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, यही चीज आपको बता रहा है एमवी। तो एट सम पर्टिकुलर चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस अगर वॉल्यूम चेंज ज्यादा, अरे यार एमवी का फॉर्मूला सब कुछ बताना पड़ता है, सब कुछ याद नहीं रखते तुम लोग, हाँ क्या है, यही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट सम चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो एट सम चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस अगर चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा, एमवी का वैल्यू ज्यादा ना, तो क्या रिलेशन आया, लिक्विड लिमिट ज्यादा एमवी ज्यादा, तो एमवी ज्यादा तो सीवी कम, नोट में डालो, कनेक्ट हो गया। और लॉजिकली क्या है, समझ गए, को सीवी क्या है, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट। तो फाइन ग्रेन सॉइल में ऑब्वियसली जो रेट है वो यार कोर्स ग्रेन से कम ही होता है, और फाइन ग्रेन सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, समझ गया। इस तरह से कनेक्ट करते हैं इसको मैथमेटिकली। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि जो आपका एक ब्रैकेट में डाल दो ऐसे नोट बना के, एक और कि जो अपना सीवी है, सीवी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लिक्विड लिमिट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी ऑल्सो, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक लिमिट का बात नहीं कर रहा मैं, प्लास्टिसिटी का बात कर रहा हूँ, आईपी प्लास्टिक इंडेक्स, प्लास्टिसिटी का बात मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो आईपी किस सॉइल का ज्यादा होता है, आईपी इक्वल टू क्या, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, तो किस सॉइल का आईपी ज्यादा होगा, जब ये डिफरेंस ज्यादा होगा आईपी ज्यादा होगा, तो डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू कम और लिक्विड लिमिट का वैल्यू ज्यादा, तभी ये ओवरऑल डिफरेंस ज्यादा होगा ना, वही तो बात हो रहा है यार, लिक्विड लिमिट से तो ये बात कर रहे थे हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। आईपी मतलब क्या, प्लास्टिक इंडेक्स, ओके। अब देखिए सीवी को कैसे डिटरमाइन किया जाए, ठीक है, लैब में हम सीवी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। दो वैज्ञानिक सामने आए अपना अपना कंसेप्ट को लेके, एक था टेलर, दूसरा है कासाग्रांडे, ठीक है, दोनों ने अपना अपना मेथड प्रपोज किया। क्वेश्चन में जो बोलेगा टेलर यूज करो तो टेलर, कासाग्रांडे बोले तो कासाग्रांडे, जो क्वेश्चन में बोलेगा हमको वही यूज करना है, क्लियर है, ठीक। नहीं तो क्वेश्चन में सीवी का वैल्यू दे रखा होगा, या फिर वो इन दोनों में से किसी एक मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ अलग पूछ सकता है, क्लियर है। या फिर सीवी निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैसे, के अपॉन गामा डब्ल्यू एम बी, वैसे निकलेगा सीवी, ठीक है।
और लैब में निकालने का ये दो टेक्निक, टेलर मेथड, कासाग्रांडे मेथड। देखिए, देखो टेलर साहब ने जो मेथड यूज किया उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग कर्व मेथड। स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग कर्व मेथड, नाम याद रखना है, पूछ लेंगे क्या है नहीं है उतना अंदर अब जाने की जरूरत नहीं, बस ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, आज तक वैसे ज्यादा पूछा नहीं है कभी। कासाग्रांडे मेथड, कासाग्रांडे साहब ने जो कर्व यूज किया वो है लोगारिथमिक टाइम फिटिंग कर्व मेथड। लोगारिथमिक टाइम फिटिंग कर्व मेथड, इन्होंने स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग कर्व मेथड टेक्निक का यूज किया, उन्होंने लोगारिथमिक टाइम फिटिंग कर्व मेथड टेक्निक का यूज किया। फॉर्मूला जो दिए, क्या दिए कैसे दिए, देखो सिंपली कुछ नहीं किया इन्होंने, एक फॉर्मूला अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला था, देखो टीवी के लिए फॉर्मूला था, टीवी टाइम फैक्टर के लिए, ठीक है, उसी फॉर्मूला को यूज किया। तो सीवी फ्रॉम दैट फॉर्मूला ओनली, सीवी इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, टीवी डी स्क्वायर अपॉन टी, वी कैन राइट सेम सीवी इक्वल टू टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन टी, हम लिख सकते हैं। टेलर साहब ने बोला कि आप डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो है इसको 90% कंसिडर करिए, कासाग्रांडे साहब ने बोला डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को 50% कंसिडर करिए। तो करस्पॉन्डिंग टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इक्वल टू 90%, टीवी का वैल्यू कितना निकाला था 0.848, करस्पॉन्डिंग टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50%, टीवी का वैल्यू कितना निकाला था 0.197 समथिंग, याद है मेरे को 0.197, बस चीजों को पुट कर दो, सीवी का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा 0.848 डी स्क्वायर अपॉन टी, या फिर सीवी का फॉर्मूला हो गया 0.197 डी स्क्वायर बाई टी। हो गया, सीवी निकल गया, ये फॉर्मूला, यही ध्यान रखना आपको बस, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग काम करना आपने, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी बोलेगा यूज टेलर्स सीवी, यूज कासाग्रांडे सीवी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और एक अपना एक समझ बना लो, समझ देखो सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी नहीं दिया है और सीवी का वैल्यू भी नहीं दिया है, तुमको निकालना के अपन गामा डब्ल्यू, मतलब सॉरी के अपन गामा डब्ल्यू एमवी वाला भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पा रहे हो, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो ऐसे केसेस में सीधा सीधा तो यहाँ पे है ही यार, 50% पे कंसिडर किया कासाग्रांडे साहब ने, 90 पे लिया है टेलर साहब ने, तो लेस देन 50% की अगर बात हो रही होगी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, कासाग्रांडे का सीवी लगा देना, उससे ज्यादा पे टेलर साहब का लगा देना, सीधी बात। और कुछ आगे, अब हमारा ये टॉपिक है कंसोलिडेशन टेस्ट या ओइडोमीटर टेस्ट या कंसोलिडोमीटर। ये ओइडोमीटर या कंसोलिडोमीटर आर डिवाइस है ना, जो डिवाइस है उसका नाम, सिंपल सी बात है, सेटलमेंट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे होंगे, कंसोलिडेशन टेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कुछ कोफिशिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, उन कोफिशिएंट्स को हम फाइंड आउट कर रहे होंगे। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाया भी था, ठीक है, सेटअप आपको मैंने बताया भी था। यहाँ पे क्या होता है, एक सेटअप होता है बेसिकली, ठीक है, एक चैम्बर होता है, मैं अभी ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं डिटेल में डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाऊंगा। एक चैम्बर होगा, ठीक, सिलिंड्रिकल चैम्बर है, इसमें सॉइल को फिल कर देंगे, एक सैचुरेटेड सॉइल मास को फिल कर देंगे, फिर लोडिंग हम टॉप से लगाएंगे, ठीक है, क्या लगा रहे होंगे, टोटल स्ट्रेस वगैरह लगा रहे होंगे, यहाँ पे एक पीजोमीटर भी कनेक्टेड होगा टू मेजर दी पोर प्रेशर, ठीक है, इनिशियल एक्सेस पोर प्रेशर मेजर करने के लिए पीजोमीटर भी लगा रहेगा। फिर पानी बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे पोरस स्टोन होगा, ठीक है, पोरस स्टोन होगा, देखो पोरस स्टोन टॉप पे हो सकता है या बॉटम पे हो सकता है या दोनों जगह हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस कंडीशन को देखते हुए टेस्ट कर रहे हैं, मतलब फील्ड में, मतलब फील्ड का जो कंडीशन है उसको स्टूमुलेट अगर करना चाहते हैं, फील्ड में अगर आप देख रहे हैं सिंगल ड्रेनेज है तो उसके अकॉर्डिंग लगाइए, अगर टॉप में सैंड लेयर है, नीचे कंप्रेसिबल लेयर है, तो टॉप में पोरस स्टोन डालिए, अगर देख रहे हैं कि नीचे और ऊपर दोनों जगह है ना ड्रेनेज लेयर, तो दोनों जगह पोरस लगाइए, या देख रहे हैं केवल नीचे है टॉप में नहीं है, मत लगाइए,
टॉप में है, सिर्फ नीचे लगाइए, ऐसा फील्ड कंडीशंस को स्टिमुलेट करना है इधर। तो उस तरह से हम फील्ड कंडीशन को देखते हुए स्टिमुलेट कर लेंगे, पोरस स्टोन जिधर लगाना है लगा लेंगे, लोडिंग हम टॉप से लगा रहे होंगे। फिर इन दोनों पोरस जब लोड लगाओगे तो इनिशियली तो किसी भी तरह का कंप्रेशन नहीं आएगा एट टाइम t इक्वल टू 0। क्यों? जितना भी पानी होंगे पोर्स में इस सैचुरेटेड सॉइल का, वो सारा का सारा लोड को बियर कर लेगा और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर आपको एक देखने को मिलेगी। मान लो बिफोर अप्लाइंग लोडिंग अगर आप पीजोमीटर लगाए हैं, जो पानी का प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ तक वाटर है ना। अब जैसे ही लोड लगाते हो तो तब क्या हो रहा है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, मतलब पानी का लेवल चढ़ जाएगा, ये बिल्डअप हो गया एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। अब एज टाइम कंटिन्यूस धीरे धीरे ये वाटर लेवल इसमें कम होते चलेगी पीजोमीटर में, मींस पोर प्रेशर इज डिसिपिएटिंग एज वाटर इज एक्सपेलिंग आउट, बाहर निकल रही होगी पानी। तो ये जो पानी बाहर निकल रही है इसको हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा दैट विल रिप्रेजेंट डायरेक्टली द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉइल। और इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम हो उसे डिवाइड कर देंगे तो सेटलमेंट का वैल्यू निकल जाएगा। एक तो वो तरीका है, या फिर यहाँ सीधा सीधा इन दोनों पोरस प्लेट के बीच में डायल गेज लगा रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे टाइम कंटिन्यू होता है ये लोडिंग की वजह से ये कंप्रेस होती है, दो प्लेट आपस एक दूसरे की तरफ आती है, ठीक है, मूवमेंट होती है। तो ऐसे कंडीशंस में ये डायल गेज के मदद से, ओके। और एक होता है इक्विपमेंट कॉन्सोलिडोमीटर रिंग, ठीक है, मैं बताऊंगा उसका कॉन्सेप्ट, यूज करके हम सेटलमेंट के वैल्यूज को मेजर करते हैं और स्टॉप वॉच में हम टाइम देखते रहते हैं। लोड को भी हम इंक्रीज करवाते रहते हैं, ये जो लोड है इसको इंक्रीज करवाते रहते हैं। इंक्रीज करवाने का मतलब है, लेट्स सपोज पहले 10 लगाया, फिर इसका डबल कर देंगे, 24 घंटे तक लगाते हैं, 24 आवर्स तक, फिर इसका डबल कर देते हैं मतलब 20, फिर ये 24 घंटे रहेगा, फिर डबल कर देंगे, कितना 24 से फिर 40 कर देंगे। मन में आपका डाउट आएगा, क्या सर जैसे 20 से 40 कर दिए, अब 40 से आप सीधा 80 कर दोगे? मैं बोला हाँ जी। सर आप 40 से 50 क्यों नहीं कर रहे? ऐसे भी तो बढ़ाया जा सकता है, एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट लेके बढ़ाइए। आप सीधा 2x कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सीधा 2x कर दे रहे हैं ना, सीधा 2x कर दे रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो ये सैचुरेटेड सॉइल से पानी को बाहर निकलना है, पानी को बाहर निकलना है। तो होगा क्या, जब इनिशियली थोड़ा तुम लोड लगाए हो तो पानी थोड़ा बाहर निकला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम स्टेजेस में लोडिंग लगा रहे होते हैं तो वॉइड रेशियो जो पहले डिक्रीज होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लोडिंग में उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है, कम होने लगता है धीरे धीरे। अगर कांस्टेंट इंक्रीमेंट रखोगे तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम कम होने लगता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब पानी कम निकलना चालू हो जाएगा। इतना कम कि हो सकता है बाहर ही ना निकले। अरे पानी को बाहर निकलना, आप कलेक्ट करना है तो हो सकता है वो पोरस स्टोन तक आया, वहां से बाहर ही नहीं निकल पाया, एक बूंद पानी निकल रहा है, 2 बूंद पानी निकल रहा है, तुम कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। इसलिए हम क्या करते हैं, लोडिंग को बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा कंप्रेस हो, ठीक है, और एक मेजरमेंट हम ले पाए, पानी बाहर निकले और एक करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट ले पाए। समझ में आ रहा है बात? यही एक रीजन होता है और कुछ नहीं। टेस्ट को ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, इसका सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप ये लोडिंग को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर ये यही है टेस्ट, ठीक है, मैं इसको अभी डिटेल डायग्राम वगैरह बना के आपको लिखवा दूंगा। यही है टेस्ट हम बेसिकली करते हैं। तो टेस्ट करने के बाद हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, फाइनली हम उसका डिफरेंट प्लॉट, जो मैंने आपको बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट हम प्लॉट करते हैं। और बेसिकली जो फेमस प्लॉट है क्या, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस का जो प्लॉट है उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। वहां से फिर तो कोफिशिएंट वगैरह निकलना चालू हो जाता है। और क्या, समझ गए? ये पूरा का पूरा टेस्ट प्रोसेस होती है इसकी। इसको लिखेंगे, चलिए लिखना चालू करिए। कंसोलिडेशन टेस्ट या ओइडोमीटर टेस्ट या फिर कंसोलिडोमीटर टेस्ट लिखना चालू करिए। इन ऑर्डर टू डेवलप द फील्ड कंडीशन इन द लैबोरेटरी, in order to develop the field condition in the laboratory, consolidation test is being performed in consolidometer और oidometer। जो फील्ड में कंडीशन है सॉइल का, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो कंडीशन को डेवलप करते हुए, है ना, उस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ता है कि फील्ड में जो कंडीशन है वही कंडीशन हम लैब में मेंटेन रखें। और फिर सेट
टेस्ट करते हैं यार, कोफिशिएंट वगैरह निकालते हैं जहां से सेटलमेंट एनालिसिस होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसोलिडोमीटर, दो तरह के कंसोलिडोमीटर होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रिंग टाइप या फिर फिक्स्ड रिंग सेल उसको बोलते हैं। इसमें लिखिए आगे, ओनली टॉप प्लेट इज अलाउड टू मूव। देखो एक मेटल की कंटेनर है, इसमें नीचे एक पोरस स्टोन, ऊपर एक पोरस स्टोन जनरली हम डालते हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड रिंग टाइप है, नीचे इम्परमिएबल बेस होगा, ठीक है, नीचे इम्परमिएबल बेस होगा, ऊपर केवल हम पोरस स्टोन रखेंगे और वही जब हम लोड लगाएंगे तो वही पोरस स्टोन धीरे धीरे मूव करेगा। समझ गए? एक तरफ से परमिएबिलिटी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विद दिस टेस्ट। अगर कॉन्सोलिडोमीटर हमारा फिक्स्ड रिंग सेल टाइप का है तो इसको यूज करके हम डिफरेंट कोफिशिएंट वगैरह को तो फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे, बट परमिएबिलिटी को भी निकाल सकते हैं। क्यों? फिक्स्ड रिंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट में हमारे पास वाटर, देखो कंसोलिडेशन होगा तो वाटर एक्सपेल आउट होगा, तो पानी निकल रही होगी, तो वाटर कितना निकल रहा है, कितना वॉल्यूम, उसको भी मेजर करने का अरेंजमेंट होता है। तो वाटर की वॉल्यूम आप निकाल पाओगे। तो याद करो परमिएबिलिटी टेस्ट, तो क्या हम सेम परमिएबिलिटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कर पाएंगे? कंडक्ट कर पाते हैं फिक्स्ड रिंग टाइप ऑफ कंसोलिडोमीटर के केस में, इसलिए हम कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को भी फाइंड आउट कर पाते हैं। जो सेकंड वाला है उसमें वाटर को मेजर करने का सिस्टम नहीं रहता है, अरेंजमेंट नहीं रहता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिंग, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिंग को यूज करके आप परमिएबिलिटी नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर फिक्स्ड रिंग टाइप आप यूज कर रहे हैं तो परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बन गया एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट से, लेकिन कौन सा टाइप? फिक्स्ड रिंग टाइप, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फ्लोटिंग रिंग अरेंजमेंट। इसमें बोथ टॉप एंड बॉटम प्लेट्स, जो पोरस स्टोन आप डालोगे उसी को हम प्लेट बोल रहे हैं, इज अलाउड टू मूव। ओके, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इन कंसोलिडेशन टेस्ट प्रेशर ऑन सॉइल स्पेसिमेन इज डबल्ड इन ईच स्टेज टू ऑब्टेन द सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉइड रेशियो इन स्मॉल टाइम। क्लियर है? जो मैंने बोला था, क्या सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम बेसिकली ये प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ये इन फील्ड में तो कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय तक चलते रहता है, लेकिन ये चूंकि हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं तो वही सेम उतना कंसोलिडेशन हमको कम टाइम में अचीव करना है। तो हमको ज्यादा स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीज करना होगा तो हम बेसिकली डबल कर देते हैं सीधा 2x। जैसे हम इस तरह से लोडिंग लगाते हैं, x फिर 2x फिर 24 फिर 4x, 24 घंटे तक हम 24 आवर्स तक हम एक पर्टिकुलर लोडिंग को रहने देते हैं। जैसे x लोड लगाया तो 24 घंटे तक है, फिर 2x कर दिया 24 आवर्स के बाद, फिर 24 आवर्स तक अगेन 2x रहा, उसके बाद फिर 2x कर दिया, मतलब 2x को 4x बना दिया, फिर 4x को 8x बना दिया। हर एक लोड 24 घंटे तक रहती है, समझ गए? हर एक लोड 24 घंटे तक रहती है, 24 आवर्स, समझ गए? बेसिकली टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, ताकि आप जो वॉइड रेशियो में चेंज है उसको आप मेजर कर पाओ, देख पाओ इन लेस टाइम। आगे, इन दिस टेस्ट सॉइल इज फिल्ड इन ए मेटल चैम्बर। एक मेटल का चैम्बर होता है, बेसिकली एक मेटल का चैम्बर होता है। अब फिक्स्ड रिंग टाइप है तो नीचे इम्परमिएबल होगा, ऊपर एक पोरस स्टोन रखेंगे। फ्लोटिंग है तो नीचे ऊपर दोनों जगह पोरस स्टोन लगा देंगे, लेकिन वो मेटल चैम्बर तो रहेगा, उसी में सॉइल को भरा जाता है। दिस सैंपल डायमेंशन, जो सॉइल सैंपल का डायमेंशन है वो वेरी कर सकता है। वो कितना रहता है, क्या रहता है, देखिए दिस सैंपल डायमेंशन इज एज फॉलो। डायमीटर जो होता है, सिलिंड्रिकल सैंपल होती है, जो डायमीटर होता है 65 से लेके 110 mm तक वेरी कर सकता है। एंड थिकनेस मतलब हाइट 15 से लेके 30 mm तक, ये रेंज होता है सैंपल साइज, ठीक है, इस रेंज में होता है सैंपल साइज। आगे, लोडिंग जो अप्लाई करते हैं हम टॉप से अप्लाई करते हैं, इज अप्लाइड फ्रॉम टॉप एंड वाटर इज अलाउड टू एक्सपेल ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में ही पानी बाहर निकलेगा। देखो यार सिंपल सी बात है, जो वॉल्यूम चेंज हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो चेंज इन डेप्थ के कारण कंसिडर कर रहे हैं। फील्ड में भी एरिया तो इन्फिनाइट है ना, एरिया इज इन्फिनाइट, समझ में आ रहा है। और लैटरल डायरेक्शन में कोई एक पर्टिकुलर सॉइल मास को आप देखोगे फील्ड कंडीशन में भी, लैटरल डायरेक्शन में वो सॉइल मास अगल बगल के सॉइल मास के कारण कन्फाइंड है,
तो एक सॉइल मास के ऊपर अगल बगल में जो सॉइल है उसके कारण एक कन्फाइनिंग प्रेशर आ रही है, तो लेटरल डायरेक्शन में वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एक जो सेल यूज करते हैं, जो चैम्बर, ये मेटल चैम्बर होती है, ये एक्सपैंड नहीं करती लेटरल डायरेक्शन में, इसलिए लेटरल डायरेक्शन में यहाँ पर भी कन्फाइनमेंट है। तो ओनली जो मूवमेंट हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, मतलब चेंज इन डेप्थ के फॉर्म में हम चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा बात? जो कि हम, क्योंकि हम तरजागी साहब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो उन्होंने इस टेस्ट को दिया है कि नहीं दिया है, तो उन्होंने ये बताया था कि चेंज इन डेप्थ के टर्म्स में हम सेटल मतलब वॉल्यूम चेंज को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो वही बात है। तो लोडिंग इज अप्लाइड फ्रॉम टॉप एंड वाटर इज अलाउड टू एक्सपेल्ड आउट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, टॉप या बॉटम। ठीक है, अगर आपका फिक्स्ड रिंग है तो टॉप से निकलेगा खाली, अगर फ्लोटिंग रिंग है टॉप बॉटम दोनों से निकलेगा, अगर फिक्स्ड रिंग है टॉप से निकल रहा है मतलब सिंगल ड्रेनेज हो गया, वहां पे वन साइड ड्रेनेज है, अगर फ्लोटिंग रिंग है टॉप बॉटम दोनों से निकल रहा है मतलब डबल ड्रेनेज हो गया। समझे? ऐसा। तो सिंपल सी लॉजिक ये याद रखना, फिक्स्ड रिंग मतलब सिंगल ड्रेनेज कंडीशन, फ्लोटिंग रिंग मतलब डबल ड्रेनेज कंडीशन। तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेनेज पाथ क्या होगा आप डिसाइड कर लोगे। आपको मालूम है सिंगल ड्रेनेज मतलब पूरा जो सैंपल का थिकनेस होगा वही, डबल ड्रेनेज मतलब सैंपल का थिकनेस डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी योर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। क्लियर है? आगे, इन ईच स्टेज ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, सभी स्टेज में ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, ईच स्टेज मतलब जैसे एक्स लोडिंग लगाया 24 घंटे बाद, फिर 24 घंटे बाद रीडिंग ले लो, उसके बाद फिर लोड लगाओगे, फिर छोड़ दो, फिर 24 घंटे बाद फिर रीडिंग ले लो, ऐसा टाइम मेजर करते चल रहे हो, लोड लेते चल रहे हो, मतलब रिकॉर्ड लेते चल रहे हो। किस चीज का रिकॉर्ड लेते चल रहे हो? कितना सेटल कर रहा है, कितना डेप्थ में चेंज हुआ, कितना डेप्थ में वेरिएशन हुआ। ये डायल गेज लगा रहता है ऊपर और नीचे वाले प्लेट के बीच में, उसको यूज करते हुए हम ये सेटलमेंट का वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम वाइड रेशियो वगैरह कैलकुलेट करते हैं, और जो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है उस चीज को, मतलब या इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव स्ट्रेस जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको और वॉइड रेशियो के बीच में एक प्लॉट करते हैं, मतलब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि आपने देख रखा है, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है, जैसे वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। हाँ, ठीक है। तो ये अलग अलग सॉइल के लिए, अगर सॉइल आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड है उसके लिए, ओवर कंसोलिडेटेड है उसके लिए, अलग अलग सॉइल के लिए उसके हिसाब से ये टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यही प्रोसेस है। तो इन ईच स्टेज ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, चेंज इन डेप्थ ऑफ सॉइल इज मेजर्ड with the help of Dale gauge. Again, finally, a graph is plotted in between. A graph is plotted in between void ratio and effective stress on arithmetic scale. Basically, हम arithmetic scale पे टेस्ट के दौरान बनाते हैं, उसको फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, जैसे सेमी लॉग प्लॉट बनाना है, ओके, वो सब। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बनता है आपको पॉइंट इस टेस्ट का, वो क्या बनता है? ये वाला पॉइंट, इट इज इम्पॉर्टेंट कि इन कंसोलिडेशन टेस्ट जो प्रेशर है वो 2x के फॉर्म में इंक्रीज, मतलब 2x के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है हर एक स्टेज पे। क्यों? टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। इसका मतलब क्या कि सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉइड रेशियो इन स्मॉल टाइम हम देख पाए, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फिर ये फ्लोटिंग रिंग और फिक्स्ड रिंग वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, पहला पॉइंट। फिर ये फ्लोटिंग रिंग वाला, तो ये ध्यान रखोगे। फिक्स्ड रिंग मतलब सिंगल ड्रेनेज वाला कंडीशन हो गया, फ्लोटिंग रिंग मतलब डबल ड्रेनेज वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। बस इतना, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इस टेस्ट में। हो गया टेस्ट कंप्लीट, खत्म। इतना ही जानकारी चाहिए, इतना ही कॉपी में लिखना है। लिख लिया, नोट्स लिख लिया ठीक से। अब मैं डायग्राम बना दूं। डायग्राम तुमको मालूम ही है, एक बार साफ सुथरे ढंग से बना देते हैं। मेटल चैम्बर, अगर फिक्स्ड रिंग है तो नीचे इम्परमिएबल होगा, ये लेट्स सपोज ये बना रहा हूं मैं फिक्स्ड रिंग टाइप का। ऊपर हम पोरस स्टोन डाल देंगे,
क्या हो गया यार मुझे आज। पोरस स्टोन, यहाँ पे सॉइल सैंपल होगा, ये और ये, इनके बीच में एक डायल गेज लगी होगी, टू रिकॉर्ड चेंज इन डेप्थ, चेंज इन डेप्थ, डेप्थ में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए डायल गेज लगी रहेगी। फिर आप लोड ऊपर से लगा रहे हो यहाँ पे, और ये लोड लगाने का टेक्निक तो मालूम है, x, फिर 24 घंटे बाद 2x, फिर 4x, फिर 8x, ऐसा इंक्रीमेंट चलता रहेगा जब तक कंसोलिडेशन इसका कंप्लीट ना हो जाए। और एक अरेंजमेंट क्या होगा, पीजोमीटर लगा होगा, piezometer to measure excess pore pressure, और ये फिक्स्ड टाइप है तो इसलिए जो भी वाटर एक्सपेल आउट होगी इसको भी हम कलेक्ट कर पाएंगे, ऐसा भी एक अरेंजमेंट इसमें होगा। ठीक है, और उसकी मदद से हम कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को भी निकाल पा रहे होंगे। समझ गए। और जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं, जो यहाँ पे मैंने 5 तरह का कोफिशिएंट बताया, सभी कोफिशिएंट इस पर्टिकुलर टेस्ट को कंडक्ट करके हम निकाल पा रहे होंगे। क्लियर है। अब और एक बात आप ध्यान रखिए, जो हम प्लॉट यहाँ पे बना रहे हैं किसके किसके बीच में, वॉइड रेशियो वर्सेस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा सिग्मा बार वर्सेस ई, वॉइड रेशियो वर्सेस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस का जो कर्व बना रहे हैं। अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, तो एक एक करके चलता हूं। देखो, लैब में जो हम कर्व बनाते हैं वो फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू योर फील्ड कर्व। ठीक है, फील्ड का कर्व अगर इस तरह से कुछ आएगा तो लैब का कर्व थोड़ा इसके ऊपर रहेगा। दिस इज योर फील्ड कर्व, दिस इज योर लैब, सेम सॉइल के ऊपर। सिमिलरली अगर ओवर कॉन्सोलिडेटेड सॉइल के लिए बनाओगे, ये कनकेविटी है ना, यहाँ पे ये कनकेविटी रहेगा, देखो कनकेविटी एक्चुअली हैंग कर रहा है लैपटॉप। ठीक है, ओवर कॉन्सोलिडेटेड सॉइल के लिए बनाओगे तो लैब वाला ऊपर ऐसा थोड़ा कन्वेक्स रहेगा और फील्ड वाला उसके नीचे। दिस इज योर लैब एंड दिस इज योर फील्ड। ये कॉन्वेक्स है, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है डायग्राम का कंपैरिजन पूछ लेगी एग्जाम में कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मतलब ये वाला फ्लैट है, ये फ्लैट कर्व है, मतलब इसका स्लोप कम है। दिस इज योर स्टीप, इसका स्लोप ज्यादा है, स्टीपर, समझे। वो फ्लैटर है, ये स्टीपर। सिमिलरली उधर वो फ्लैटर है, इधर स्टीपर। मतलब फील्ड में, फील्ड का जो कंसोलिडेशन कर्व निकल के आ रहा है, मतलब ई वर्सेस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस का जो कर्व निकल के आ रहा है, इट इज मोर स्टीपर देन लैबोरेटरी। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए आप। वेल, इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड करता हूँ। अभी थोड़ा सा लैपटॉप का मैं सिस्टम चेंज करता हूँ, फिर हम एक काम करेंगे इस चैप्टर में। जो लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, क्या, सेटलमेंट को कैलकुलेट करना अब सीखेंगे। ये सब जो बेसिक चीजें हम पढ़े हैं अभी तक, लेकिन अभी तक हमने सेटलमेंट को कैलकुलेट नहीं किया है। अब हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।